हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। और अनुशासन जो है ये टॉपिक आपका बीएड सेकेंड ईयर के पेपर वन नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक है। आपका जो पेपर वन है आगरा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, वो आपके पेपर चाहे सब्जेक्टिव हों या आपके एमसीक्यू टाइप हों, पेपर वन आपका हमेशा एमसीक्यू टाइप ही आता है। ठीक है, ये ओएमआर बेस्ड पेपर होता है आपका ऑल टाइम। तो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है अनुशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम डिसिपुलस, द लैटिन वर्ड फॉर प्यूपल, विच ऑल्सो प्रोवाइडेड द सोर्स ऑफ द वर्ड डिसाइपल। तो जो आपका डिसिप्लिन शब्द है ये आपका लैटिन शब्द डिसिपुलस से लिया गया है, और जो कि आपका डिसाइपल जिसका मतलब होता है शिष्य, उसका भी ये मूल स्रोत होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ऑप्शन में अगर पूछा जाता है कि डिसिप्लिन जो शब्द है वो किससे लिया गया है, ये लैटिन वर्ड है डिसिप्लस, ये इससे लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अनुशासन की परिभाषा। तो कई बार आपसे अनुशासन की परिभाषा एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं। डेफिनेशन देखें कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके टीपी नन के अनुसार कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, जो अव्यवस्था को व्यवस्था या शासन प्रदान करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टीपी नन, डिसिप्लिन कंसिस्ट इन द सबमिशन ऑफ वंस इम्पल्सिस एंड पावर ऑफ रेगुलेशन विच इम्पोजेस फ्रॉम अपॉन चेयर्स। यानी कि टीपी नन ये कहना चाह रहे हैं कि अनुशासन का अर्थ ये होता है कि अगर हम किसी अपनी क्लास में बैठे हैं तो हम बातचीत ना करें। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो हम ध्यान से उसकी बातों को सुने, ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके डिसिप्लिन में रह के जो क्लास का जो नियम है, जो रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करें। ठीक है, इसके बाद आपकी दूसरी डेफिनेशन है, ये भी आपकी टीपी नन के द्वारा ही दी गई है कि अनुशासन का अर्थ अपने आवेगों और शक्तियों को उस व्यवस्था के अधीन करना है जो अराजकता का अंत करती है एवं जो अकुशलता और अपव्यय के स्थान पर कुशलता और मितव्ययता की स्थापना करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टीपी नन, डिसिप्लिन कंसिस्ट इन द सबमिशन ऑफ वंस इम्पल्सेस एंड पावर्स टू रेगुलेशन विच impose from upon chaos and bring efficiency and economy where there would otherwise to ineffectiveness and waste। ठीक है, तो ये दोनों ही डेफिनेशन जो है आपकी ये टीपी नन के द्वारा दी गई हैं। आपको इसके इस तरीके से भी पूछी जा सकती है, और ये डेफिनेशन आपको इस तरीके से पूछी जा सकती है। ये दोनों ही डेफिनेशन जो है वो सेम ही है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा और किसी किसी बुक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई है कि अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण और उसमें निहित सर्वोत्तम गुणों की आदतों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो अनुशासन में अगर नहीं रहता है तो उसके अंदर जो गुण हैं, ठीक है, जो उसकी जो अच्छी आदतें हैं, उनको भी हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन इज द मीन्स ऑफ वेयर बाय चिल्ड्रन आर ट्रेंड इन द ऑर्डर लाइन्स, गुड कंडक्ट एंड द हैबिट ऑफ गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम सेल्फ। इसके बाद आपकी जो डेफिनेशन है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई है कि चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बाद आपकी डेफिनेशन है जेम्स एफ रोन्स के अनुसार कि अनुशासन एक विस्तृत अवधारणा है, विद्यार्थी के चरित्र पर विद्यालय में पढ़ने वाले प्रभाव की ओर संकेत करता है। वह बालक के बाह्य व्यवहार मात्र से संबंधित नहीं है, बल्कि व्यवहार की आंतरिक प्रेरणाओं से भी संबंधित है। ठीक है, तो जेम्स रॉस का ये कहना है कि जो अनुशासन है वो केवल बाह्य रूप से ही काम नहीं करता है, बल्कि वो आंतरिक प्रेरणाओं से भी संबंधित है। ठीक है, अगर हम बाहर बाहर से बच्चे को डराकर अगर हम चाहते हैं कि वो अनुशासन में आ जाए, तो एकदम से वो अनुशासित तो हो सकता है, लेकिन उसको जब तक वो अंदर से प्रेरित नहीं होगा तब तक उसको अनुशासित नहीं कहा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स रॉस, discipline is the much wider notion and it ought always to refer to the effect of the school on the pupil's character. It is concerned not merely with outward behavior but with the inner motives of conduct. इसके बाद आपकी जो डेफिनेशन है वो जॉन डीवी के द्वारा दी गई है कि अनुशासन शक्ति है
और कार्य को करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है। हमें क्या करना है, कैसे करना है तथा किन साधनों से करना है, वह जानना ही क्या है, अनुशासन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, डिसिप्लिन मीन्स पावर एट कमांड, mastery of the resources available for carrying though the action undertaken, to know what one is to and do to promptly and by use of request means is to be disciplined whether we are thinking of any army or a mind। ठीक है, इसके ये जितनी भी डेफिनेशन है ये आपकी पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, और ज़्यादातर जो है आपकी डेफिनेशन रिपीट ही हो जाती हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद हमारी जो हेडिंग है वो है अनुशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। विद्यालय तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द स्कूल एंड क्लास द टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अनुशासन स्थापना के सिद्धांत इनमें से कौन सा है या कौन कौन से हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो है आपका प्रभावात्मकता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। तो अनुशासन प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय का संपूर्ण वातावरण सहज व प्रभावी होना चाहिए। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों का व्यवहार आदर्श तथा अनुशासित होना चाहिए, जिससे बालक में भी स्वतः ही उसी प्रकार के नियम में रहकर कार्य करने की आदत का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि विद्यालय में अगर हमको अनुशासन स्थापित करना है तो उसके लिए प्रिंसिपल और टीचर सभी को एक आदर्श व्यवहार स्थापित करना चाहिए, जिसको देखकर जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो भी उन्हीं की तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित हों। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस क्या कहता है, डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। The whole environment of the school should be comfortable and effective. The behavior of the headmaster and teachers should be ideal and disciplined, so that the habit of working according to the same rules can naturally develop in the child। अगर जो आपके चाहे घर में गार्जियन हो या स्कूल में आपके प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, अगर वही डिसिप्लिन में रहेंगे, उनका बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो बच्चे अपने आप ही उनको देखकर डिसिप्लिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस है वो इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आपका जो सिद्धांत है वो बाल विकास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अनुशासन स्थापन नियमों का निर्धारण बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। कठोर दंड बालक के कोमल मन में विद्यालय, शिक्षक या विषय विशेष के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न कर सकता है, साथ ही उसके शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास पर भी कुप्रभाव पड़ सकता है। यानी कि अगर हम अनुशासन स्थापित करते हैं, चाहे घर में हो चाहे विद्यालय में हो, वो इस तरीके से स्थापित करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके मन पर किसी तरीके का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। बहुत अधिक उनको डराकर, बहुत अधिक उनको दंड देकर अनुशासन स्थापित नहीं करना चाहिए, ये उनके विकास के लिए सही नहीं है। या ना ही बहुत ज़्यादा लालच देकर उन बच्चों को अनुशासन स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन शुड बी डिसाइडेड कीपिंग इन माइंड द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट of the children. Harsh punishment can generate negative feelings towards the school, teacher or special subject in the child's soft mind, as well as it can also have a bad effect on his physical, mental and emotional development। यानी कि अगर हम बच्चे को पनिशमेंट देकर उसको अगर सुधारना चाहते हैं या डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो टीचर से या स्कूल से या अपने उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नफ़रत करने लग जाए। ठीक है, या उस पर फिजिकली, मेंटली या इमोशनली उस पर अच्छा इफेक्ट ना पड़े। इसके बाद जो अनुशासन स्थापित करने का जो सिद्धांत है वो आपका आता है स्नेह आधारित अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अफेक्शन बेस्ड डिसिप्लिन। इसमें क्या है कि अनुशासन स्नेह पर आधारित होना चाहिए, ना कि भय पर। भय दिखाकर बालक को अधिक समय तक अनुशासित नहीं रखा जा सकता।
भय समाप्त होते ही बालक गलत कार्य के लिए उद्धत होता है। अनुशासन स्थापन के लिए आवश्यक है कि बालक नियमानुसार कार्य करने तथा अनुशासित रहने के क्या लाभ हैं तथा जीवन में इसकी क्या आवश्यकता है, इन बातों को समझ सके तथा अनुशासन के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न कर सकें। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम बच्चे को अगर डरा के या उसको मार के अनुशासन में रखेंगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए बच्चा शांत हो जाए, लेकिन अंदर से उसके डेवलप नहीं होगा अनुशासन। और वो डेवलपमेंट तभी आता है जब हम बच्चे को प्यार से समझाएंगे, उसको स्नेह से समझाएंगे और उसको ये समझाएंगे कि अनुशासन में रहने के क्या लाभ हैं, ठीक है, और अनुशासनहीनता से वो क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अनुशासन में स्थापना का जो सिद्धांत है वो आपका स्नेह आधारित अनुशासन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अफेक्शन बेस्ड डिसिप्लिन क्या कहता है ये कि डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन अफेक्शन नॉट ऑन फियर। ए चाइल्ड कैन नॉट बी डिसिप्लिन फॉर लॉन्ग बाई शोइंग फेयर। एज सुन एज द फेयर एंड्स द चाइल्ड गेट्स रेडी फॉर रॉन्ग डूइंग। जैसे जैसे वो डर खत्म हो जाएगा बच्चा वापस से वही काम करेगा, क्योंकि वो अंदर से उसके अंदर डिसिप्लिन होने की आदत विकसित नहीं हुई है। फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन it is necessary that the child should be able to understand what are the benefits of working according to the rules and being disciplined, what is its needs in life, and understand the importance of discipline and try to adopt it in their life। तो कहने का मतलब ये है जो प्रिंसिपल ऑफ अफेक्शन है वो बस ये कहता है कि बच्चे को डराकर नहीं बल्कि स्नेह से उसको समझाया जाए, जिससे बच्चे के अंदर डिसिप्लिन रहने की जो हैबिट है वो डेवलप हो जाए, जिससे बार बार बच्चे को डराने की ज़रूरत पड़े ही ना। इसके बाद जो अनुशासन स्थापना का सिद्धांत है वो है हमारा निष्पक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शलिटी। अनुशासन जो है निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, मतलब कि अनुशासन नियमों का पालन सभी बालकों के लिए होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्तर, व्यक्तिगत संबंध, जाति आदि के आधार पर नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि क्लास में बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन टीचर्स को नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे का सामाजिक स्तर को देखे, उसके आर्थिक स्तर को देखे, या है हो सकता है कि कोई रिलेटिव बच्चा आपका क्लास में पढ़ रहा हो या किसी वजह से आप उस बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, इस वजह से उस बच्चे और अन्य जो क्लास में बच्चे हैं उनमें अंतर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अनुशासन के नियमों का पालन सभी बालकों के लिए समान होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शलिटी। डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। डिसिप्लिन रूल्स शुड बी फॉलोड बाय ऑल द चिल्ड्रन। रूल्स शुड नॉट बी चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पर्सनल रिलेशनशिप, कास्ट एक्स्ट्रा। यानी कि जो प्रिंसिपल इम्पार्शलिटी है वो बस ये कहता है कि जो रूल्स होते हैं स्कूल में डिसिप्लिन के वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम होने चाहिए। वो रूल्स किसी भी तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चे का जो सोशल चाहे वो इकोनॉमिक रूप से या पर्सनल रिलेशनशिप को देखकर किसी भी बच्चे के लिए वो रूल्स चेंज नहीं करने चाहिए। इसके बाद आपका आता है न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। अनुशासन स्थापन के लिए प्रयुक्त विधियां न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अनुशासन स्थापन के नियम व्यवहारिक होने चाहिए। विद्यालय नियमों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। नियम स्पष्ट होने चाहिए तथा पुरस्कार व दंड का प्रयोग भी न्यायसंगत होना चाहिए। न्याय के सिद्धांत से मतलब ये है कि अनुशासन स्थापित करने में हम ये ना भूल जाएं कि बच्चों से हमें बदला नहीं लेना है। बच्चों को अनुशासन हमें इसीलिए सिखाना है ताकि बच्चों को भला हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से नियम बनाने चाहिए और नियमों में ऐसे ना हो कि विरोधाभास नहीं होना चाहिए, कि एक नियम दूसरे नियम का उल्टा नहीं नजर आना चाहिए। दूसरा, अगर हम डिसिप्लिन स्थापित करने के लिए या अनुशासन स्थापित करने के लिए बच्चे को पुरस्कार देते हैं चाहे पनिशमेंट देते हैं, उसमें भी हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हम पीट दें या इस तरीके का पुरस्कार दे दें जो बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक ना हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या कहता है कि द मेथड यूज टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन शुड बी राइटफुल। द रूल्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग डिसिप्लिन शुड बी प्रैक्टिकल। देयर शुड बी नो कंट्रडिक्शन इन द स्कूल रूल्स। द रूल्स शुड बी क्लियर एंड द यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट शुड ऑल्सो बी जस्टिफाइड। इसके बाद आपका जो अनुशासन स्थापना के सिद्धांत है उसमें आपका आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
अनुशासन स्थापन नियमों का निर्धारण करते समय बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए तथा आवश्यक निर्णय लिया जाना चाहिए। अब एक तरीके से तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ना देखें। और ये जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है वो ये भी कह रहा है कि बच्चे की आप सामाजिक पारिवारिक स्थिति को देखें, तो दोनों ही बातें सेम है लेकिन दोनों में अंतर भी है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उस में नहीं देखना चाहिए कि बच्चा अच्छे सामाजिक स्तर पर है या अच्छी आर्थिक स्थिति में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दंड ना दें, उसको डिसिप्लिन में ना रखें। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में हर तरीके का बच्चा पढ़ता है कि कुछ सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है, तो उस वजह से हो सकता है वो किसी पढ़ाई में कमज़ोर है, किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है या किसी प्रकार से वो अनुशासनहीनता कर जाएं, तो उस पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखते हुए हमें अनुशासन स्थापित करना चाहिए। यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग चिल्ड्रन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, कीपिंग इन माइंड द फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड फैमिली डिफरेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन। एफर्ट्स शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस एंड नेसेसरी डिसीजन शुड बी टेकन। ठीक है, इसके बाद आपका आता है दूसरी हेडिंग है कि अनुशासन के साधन या अनुशासन को बनाए रखने की प्रविधियाँ। तो अनुशासन को बनाए रखने की मुख्यतः दो प्रविधियाँ हैं। देयर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। कौन से? पहली तो है आपकी पॉजिटिव मेथड यानी कि सकारात्मक साधन। अब सकारात्मक साधन में आपके क्या आते हैं? पहला आपका आता है रिवॉर्ड्स यानी कि पुरस्कार। पुरस्कार भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक पुरस्कार होते हैं, मेडल दिया, कप है, ट्रॉफी, धन, पुस्तक या अन्य सामग्री। ठीक है, और भौतिक पुरस्कार भी बच्चों को दिए जाते हैं। वो क्या होते हैं? प्रशंसा करना, सम्मानित करना, पद देना, जैसे क्लास में मॉनिटर बना देना, अधिकार देना। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें स्वतंत्रता देना, उत्तरदायित्व देना। ठीक है, तो ये आपके सारे क्या हैं? नॉन मटेरियल रिवॉर्ड्स। इसके अलावा आपके जो सकारात्मक साधन में वो आते हैं विद्यालय के नियम तथा परंपराएं, सुनियोजित कार्य प्रणाली, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, सुनियोजित अनुशासन नीति, छात्र स्वशासन, राजनीतिक प्रभावों से दूर, शिक्षण तथा पाठ्यक्रमी सहगामी क्रियाओं की उचित व्यवस्था, शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक का आदर्श व्यवहार। इसके अलावा जो अनुशासन स्थापन करने की जो प्रविधि है या मेथड है, जो नकारात्मक विधि है, उनमें आपके आते हैं दंड, उदासीन व्यवहार और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, या तो बच्चे को आप दंड दें, उदासीन व्यवहार का मतलब होता है उस बच्चे को ध्यान न दें, अवॉइड करें, आलोचनात्मक मतलब बच्चे को क्रिटिसाइज करें। ये आपके अनुशासन स्थापित करने के नकारात्मक साधन होते हैं। अब देखिए ये दंड की डेफिनेशन है पीरेन के अनुसार, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है कि दंड एक बुरी वस्तु है, इसकी अवहेलना की जानी चाहिए, परंतु जिस प्रकार सर्जन का चाकू शरीर की सड़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार मानव की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए दंड आवश्यक है। जिस प्रकार राज्य का एक आवश्यक बुराई है, उसी भांति दंड भी एक आवश्यक बुराई है, उसको हमें अपनाना पड़ता है। तो पीरियन ने ये डेफिनेशन दी है पनिशमेंट को लेकर। ठीक है, तो इसमें ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि पनिशमेंट इज एन एविल थिंग एंड शुड बी अवॉइडेड, बट एज द सर्जन्स नाइफ इज नेसेसरी टू रिमूव द putrefaction of the body, so it's punishment necessary to remove human infirmities, just as the state is necessary evil, like punishment is also necessary evil, we have to adopt it। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि भले ही दंड यानी कि पनिशमेंट जो है वो निगेटिव चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा बात सकारात्मक साधनों से बच्चा ना माने, तो एट द एंड आपको बच्चे को किसी रूप में आपको दंड उसको बच्चे को देना पड़ जाए। इसके बाद की जो हेडिंग है वो है आपके अनुशासन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन आपके तीन ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक। ठीक है, यानी कि रिप्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक और एमेंसिपेशनिस्टिक। अब इसमें फर्स्ट जो हेडिंग है वो है आपकी दमनात्मक अनुशासन।
ये क्या कहता है कि शिक्षा क्षेत्र में यह एक अत्यंत प्राचीन विचारधारा है। इसके अनुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुधारने के लिए कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था की जाती है। 18वीं शताब्दी में यूरोप के स्कूलों में ये कथन प्रचलित था कि डंडा छूटा बालक बिगड़ा, ठीक है, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। इस प्रकार के विद्यालयों में बालक के व्यक्तित्व का कोई आदर नहीं था तथा यह विश्वास किया जाता था कि दंड देने से बदमाश बालक भी सीधा हो जाता है। यानी कि जो दमनात्मक अनुशासन है, रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन का प्रकार है, ये सबसे प्राचीन विचारधारा है जो ये बोलती थी कि चाहे आप बच्चे की बात को ना सुने कि बच्चे ने काम क्यों बिगाड़ा या वो अनुशासित क्यों नहीं था, उसने रूल्स क्यों तोड़े, बल्कि अगर बच्चा रूल्स तोड़ता है तो उसको आपको दंड ही देना है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे को कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है, उसकी बात को नहीं सुना जाता था, ठीक है। तो रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन ये क्या है? दिस इज अ वेरी एंशिएंट आइडियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। According to this, strict punishment is arranged in the schools to improve the students. In the schools of Europe in the 18th century, this saying was prevalent: spare the rod, spoil the child. In such schools, there was no respect for the personality of the child, and it was believed that punishment from a rascal to rascal, even a rascal child, becomes straight. इसके बाद आपका आता है प्रभावात्मक अनुशासन, यानी कि इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। तो प्रभावात्मक अनुशासन का आधार आदर्शवाद है। जो आदर अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि जो आदर्शवाद है वो किस प्रकार के अनुशासन का जो है वो समर्थन करता है, या आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन को मानते हैं, वो है आपका प्रभावात्मक अनुशासन, ठीक है, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। तो आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक को बालकों में अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अनुशासन उत्पन्न करना चाहिए, न कि पार्श्विक ढंग से दंड देकर। अध्यापक के विचार, उसका चरित्र, उसके आदर्श इतने ऊंचे होने चाहिए कि विद्यार्थी उसके व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक हो जाएं और स्वयं भी वैसा ही बनने का प्रयत्न करें। यानी कि जो आदर्शवादी हैं वो प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि टीचर को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि टीचर का व्यवहार इस प्रकार का होना चाहिए क्लास के अंदर कि बच्चे जो हैं अध्यापक से प्रभावित होकर स्वयं ही अनुशासित हो जाएं, ठीक है। तो इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन क्या कहता है कि द बेसिस ऑफ एक्टिव डिसिप्लिन इज आइडियलिज्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्ट, द टीचर शुड इंक्लूड डिसिप्लिन इन द चिल्ड्रन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पर्सनैलिटी एंड not by brute punishment. The teacher's thought, his character and his ideals should be so high that the students bow down before his personality and try to be like him, ठीक है। तो टीचर्स की जो पर्सनालिटी है या उसका कैरेक्टर है वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे उससे प्रभावित हो जाएं और अपने आप ही अनुशासन में ढल जाएं। इसके बाद आपके जो प्रमुख आदर्शवादी हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि जो सुकरात हैं वो किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते हैं, या डेकार्ट या स्पिनोजा, किसी का भी नाम लेकर, तो जितने भी आदर्शवादी हैं वो आपके सारे के सारे आपके प्रभावात्मक अनुशासन का ही समर्थन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे प्रमुख आदर्शवादी हैं। इसके बाद आपका आता है हाँ ठीक है, ये जो डेफिनेशन है जे.एस. रॉस की, ये आपका प्रभावात्मक अनुशासन के संदर्भ में है। जे.एस. रॉस भी जो है वो आदर्शवादी हैं। इन्होंने प्रभावात्मक अनुशासन के बारे में ये बोला कि ये निसंदेह सत्य है कि प्रभाववादी व्यवस्था का चरित्र निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दों में ये वास्तविक अनुशासन उत्पन्न करता है। हम अपने नैतिक स्थायी भावों, दृष्टिकोणों और उल्लासों को सम्मानित व्यक्तियों से अवश्य प्राप्त करते हैं, ठीक है। जे.एस. रॉस जो है वो एक आदर्शवादी हैं और इन्होंने ये अनुशासन के संदर्भ में ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो जे.एस. रॉस, it is equality true that impression has profound effect on character, that is to see a disciplinary effect. We do get our moral sentiments, attitudes and enthusiasm in the first instance by the contagion from admired personalities. इसके बाद आपका आता है मुक्त्यात्मक अनुशासन, ठीक है, एमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन। ये क्या कहता है कि मुक्त्यात्मक अनुशासन से आशय है स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन, अर्थात बालक को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वे अपनी रुचियों, प्रवृत्तियों, भावनाओं के अनुसार कार्य कर सकेंगे
और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकेंगे। यानी कि मुक्त्यात्मक अनुशासन ये कहता है कि आप बच्चे को प्रभावित मत कीजिए, बल्कि बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए ताकि बच्चे अपनी रुचि, अपनी प्रवृत्ति, अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य कर सकें। अब प्रभाववादी अनुशासन में क्या होता है कि अगर हम बच्चे जो हैं वो टीचर से प्रभावित होते हैं, तो जो बच्चे का जो इनर, जो सच में उसकी जो पर्सनालिटी है वो निखर के नहीं आ पाती है, ठीक है, वो टीचर के अनुसार ही कार्य करने लग जाते हैं। इस अनुशासन के विशेष समर्थक रूसो और स्पेंसर हैं। रूसो स्पेंसर हम सब जानते हैं प्रकृतिवादी हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, वो है आपका मुक्त्यात्मक अनुशासन, ठीक है। और रूसो और स्पेंसर जो है वो आपके कौन है, प्रकृतिवादी हैं। आधुनिक अनेक मनोवैज्ञानिक भी इसी सिद्धांत के समर्थक हैं। इनके मतानुसार चूंकि बालक स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए उसे बंधनों की जंजीर में जकड़ना गलत है। यानी कि आजकल जो है ज़्यादातर जो अनुशासन देखा जाता है स्कूलों में वो है मुक्त्यात्मक अनुशासन, ठीक है। तो इन विद्वानों का मत यह है कि दमनात्मक अनुशासन बालकों में मानसिक ग्रंथियां उत्पन्न कर देता है तथा प्रभावात्मक अनुशासन बालकों की विभिन्नताओं पर ध्यान न देकर उन पर शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रभाव को थोपने का प्रयास करता है। यानी कि अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक बालक एक जैसा हो क्लास में, ठीक है। हर एक बालक में अलग अलग गुण अवगुण होते हैं, उसी प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। तो बालक की प्रकृति के अनुसार उनको अनुशासित करना चाहिए, ना कि उनका दमन करना चाहिए, ना ही उनको प्रभाव में लाकर अनुशासन में रखना चाहिए। ये आपका मुक्त्यात्मक अनुशासन कहता है, ठीक है। तो इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन ये क्या कहता है, इमेंसिपेशनिस्टिक डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन बेस्ड ऑन फ्रीडम, that is the child should get complete freedom for his development. Only then he will be able to act according to his interests, tendencies and feelings and develop his personality completely. Special proponents of these disciplines are Rousseau and Spencer. Many modern psychologists are also supporters of this theory. According to their opinion, since the child is born free, it is wrong to bind him in the chains of bonds. The opinion of these scholars is that repressive discipline creates mental knots in the child, and effective discipline tries to impose the influence of teachers' personality on the children by not paying attention to the differences of the children. ठीक है, ये आपके जो हैं प्रकृतिवादी हैं वो मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं, और ये आपके प्रमुख प्रकृतिवादी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाए कि हर्बर्ट है या स्पेंसर है, हॉब्स हैं, हक्सले हैं, रूसो हैं, ये किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते हैं, तो ये आपका मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो रूसो ने जो है प्राकृतिक दंड का सिद्धांत दिया था। रूसो के अनुसार बच्चों को कभी दंड नहीं दिया चाहिए, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन पूछा जाएगा, ये डेफिनेशन किसकी है कि बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ये रूसो ने दी है, ठीक है। चिल्ड्रन शुड नेवर बी पनिश्ड। इसके बाद स्पेंसर जो है वो भी प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करते हैं। अब इनका कहने का मतलब है बच्चा खेलेगा और अगर हम बच्चे को इस तरीके से रोकेंगे कि नहीं मत खेलो, आपको चोट लग जाएगी, नहीं, आप बच्चे को खेलने दीजिए, बच्चा गिरेगा, उसको चोट लगेगी, वो अपने प्राकृतिक परिणाम द्वारा ही सीखेगा कि खेलने से मुझे चोट लग रही है, अगली बार वो जो है वो खेलने में सावधानी बरतेगा, ठीक है। तो स्पेंसर का ये कहना था। इसके अलावा ये तो थे आपके आदर्शवादी जो हैं वो प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं, साथ ही जो प्रकृतिवादी हैं वो मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं। इसके अलावा अगर आपसे प्रयोजनवादियों के बारे में पूछा जाए तो जो प्रयोजनवादी हैं वो आपके सामाजिक अनुशासन का समर्थन करते हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिस्ट सपोर्ट सोशल डिसिप्लिन, और जो प्रमुख प्रयोजनवादी हैं उनमें आपके पियर्स हैं, विलियम जेम्स और सिलर और जॉन डीवी हैं। इसके अलावा यथार्थवादी हैं, ठीक है, ये आपका प्रेम और स्नेह से अनुशासन बनाए रखने का समर्थन करते हैं। प्रमुख यथार्थवादी में हम जॉन लॉक का नाम लेते हैं। अब आपका आता है अनुशासन के विकास की अवस्थाएं या उनके स्वरूप, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन। उसमें आपकी हैं सबसे पहले आपकी होती है प्राकृतिक अनुशासन, उसके बाद आधिकारिक अनुशासन, उसके बाद सामाजिक अनुशासन और सबसे लास्ट में आपकी व्यक्तिक अनुशासन। ये आपके अनुशासन के विकास की अवस्थाएं हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट है आपकी प्राकृतिक अनुशासन। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक अनुशासन का तात्पर्य उस अनुशासन से है जिसमें बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया जाता है और उससे उसे जो सुख दुख का अनुभव होता है जो उसी के अनुरूप अनुशासित व्यवहार करना सीखता है। ठीक है। तो ये जो अवस्था है अनुशासन की, वो ये कहती है कि प्रकृति की तरफ से बच्चे को जिस प्रकार से सुख दुख का अनुभव होता है, बच्चा उस प्रकार से वो डिसिप्लिन में आना सीख जाता है। प्राकृतिक अनुशासन के बाद की अवस्था आपकी होती है आधिकारिक अनुशासन की। इसमें क्या होता है कि आधिकारिक अनुशासन का तात्पर्य अनुशासन की उस अवस्था व स्वरूप से है जिसमें बालक अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र न होकर बड़ों के आदेश के अनुसार कार्य करता है। ठीक है। इसमें क्या है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या टीचर्स के अकॉर्डिंग जो वो बोलते हैं वैसे ही बच्चा कार्य करता है। ये आपकी होती है आधिकारिक अनुशासन की अवस्था। इसके बाद आपकी आती है सामाजिक अनुशासन की अवस्था। ये क्या होती है कि सामाजिक अनुशासन का तात्पर्य अनुशासन की उस अवस्था व स्वरूप से है जिसमें बालक का व्यवहार पुरस्कार व दंड अथवा प्रशंसा निंदा द्वारा निर्धारित होता है। जिन कार्यों को करने पर बालक को पुरस्कार या प्रशंसा प्राप्त होती है उन कार्यों को बालक करता है, और एवं जिन कार्यों के फलस्वरूप उसे निंदा व दंड मिलता है उन कार्यों को वह करने से अपने आप को बचाता है। ठीक है। सबसे लास्ट में आपकी आती है व्यक्तिक अनुशासन। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्तिक अनुशासन का तात्पर्य अनुशासन की उस अवस्था स्वरूप से है जिसमें बालक किसी बाह्य दबाव, प्रलोभन आदि के आधार पर नहीं बल्कि स्वयं सोच समझकर स्वतंत्र रूप से अनुशासित व्यवहार करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के अनुशासन को हम आत्म अनुशासन या आत्मनियंत्रण कहते हैं। इस अवस्था पर पहुंचने पर व्यक्ति में आत्मसम्मान का स्थायी भाव निर्मित हो जाता है और उसका चारित्रिक विकास हो जाता है। ये आपके चारों जो हैं वो अनुशासन की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले प्राकृतिक अनुशासन आता है, उसके बाद आधिकारिक, उसके बाद सामाजिक और सबसे लास्ट में आपका व्यक्तिक अनुशासन आता है। ठीक है। अब आपके आते हैं अनुशासनहीनता के कारण और इन्हें दूर करने के उपाय। अब अनुशासनहीनता के कारणों में कौन कौन से कारण आपके आते हैं? एक तो आपका आता है व्यक्तिगत कारण, कुछ सामाजिक कारण भी होते हैं, राजनीतिक कारण, शैक्षिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है। अब व्यक्तिगत कारण में कौन कौन से कारण हैं? शारीरिक और मानसिक विकृति हो, बौद्धिक वरिष्ठता या निकृष्टता हो, किशोरावस्था हो, छात्रों की बुरी आदतें हों। ठीक है। और सामाजिक कारण में कौन कौन से आते हैं? घर का वातावरण, माँ बाप की अशिक्षा, पास पड़ोस का वातावरण, सामाजिक बुराइयाँ। इसके अलावा राजनीतिक कारण, उसके अलावा शैक्षिक कारण। ठीक है। शैक्षिक कारण में आपके परीक्षा में धोखा देना, निकल करना, कक्षा में अध्यापक के पढ़ते समय छात्रों का आपस में बातचीत करना, शिक्षालय में प्राय देर से आना, झूठ बोलना, छोटी वस्तुएं चुराना, गृह कार्य करके ना लाना, स्कूल की वस्तुओं को गंदा करना या तोड़ना, आवारा फिरना, अपने छोर से छोटों को तंग करना और अध्यापक के प्रति धृष्टता का व्यवहार। ठीक है। ये सारे आपके जो हैं वो अनुशासनहीनता के कारण हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं? इनको हम मनोवैज्ञानिक ढंग से इनकी समस्या सुलझा सकते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रभावपूर्ण प्रबंध किया जा सकता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य तथा अध्यापक वर्ग के पारस्परिक अच्छे संबंध हों तो उससे भी अनुशासन स्थापना होती है। इसके अलावा अध्यापकों की विषय संबंधी तैयारी अच्छी हो, पाठशाला में सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो, वाचनालय में यथेष्ट मात्रा में पत्र पत्रिकाओं का होना ताकि छात्र अवकाश के समय इसका सदुपयोग कर सकें। इसके अलावा पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकों का होना तथा छात्रों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को ठीक ठाक नेतृत्व प्रदान करना, छात्रों को शैक्षिक व्यावसायिक मार्गदर्शन करना, छात्रों से संबंधित सभी बातों को पूरा ब्यौरा देना, छात्रों को क्षमतानुसार गृह कार्य देना। ठीक है। ये सारे आपके जो हैं वो अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय होते हैं। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज़ हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं, उनको हम देखेंगे। तो फर्स्ट आपका है कि डिसाइपल का अर्थ क्या है? डिसाइपल का अर्थ आपका जो है वो शिष्य से होता है, यानी कि प्यूपल। ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये जो डेफिनेशन है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है, ये किसने दी है? ये आपकी टीपी नन ने दी है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है? ये सारे ही हमने पढ़े कि अनुशासन के 3 प्रकार होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका आता है कि आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? आदर्शवाद जो है
प्रभावात्मक अनुशासन का जो है समर्थन करता है। इसके अलावा आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है। वो है अभी हमने पढ़ा, ठीक है, अभी हमने प्राकृतिक अनुशासन की अवस्था होती है, आधिकारिक होती है, व्यक्तिक होती है, लेकिन समूह अनुशासन नहीं होता। सामाजिक अनुशासन होता है, सामाजिक अनुशासन की अवस्था होती है, लेकिन समूह अनुशासन की अवस्था नहीं होती है। इसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है। रूसो हुए, स्पेंसर हुए, ये सारे आपके प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करते हैं, तो आपका इसमें सही आंसर है आपका स्पेंसर, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सिद्धांत नहीं है। हमने अनुशासन के सिद्धांत पढ़े, उसमें रुचि का सिद्धांत नहीं था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट उसमें नहीं था। इसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है। पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड देना बच्चों को, ये आपका अनुशासन को बनाए रखने का सकारात्मक साधन होता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। अनुशासनहीनता का कारण नहीं है वो है आपका छात्रों का सामाजिक और आर्थिक स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुशासन बनाए रखने की नकारात्मक विधि है। नकारात्मक विधि में आपका आता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल अप्रोच। इसके बाद आपका आता है कि जो डेफिनेशन है कि अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये किसने बोला है? ये जो डेफिनेशन है वो आपकी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने दी है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते हैं। प्रकृतिवादी जो है मुक्त्यात्मक, ठीक है, एमेंसिपेशनिस्टिक जो है अनुशासन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है। यह आपको प्रकृतिवाद से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपका आता है अनुशासन का क्या अर्थ है। अनुशासन का अर्थ मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुसरण करना, ये तीनों ही आपके अनुशासन के अर्थ में आते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाया जाता है। वो आपका प्रिंसिपल के द्वारा बनाए रखा जाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। फिर आपका कि अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं। अनुशासनहीनता के जो दूर करने के उपाय हैं, आपका दंड भी दिया जाता है, उपचार भी किया जाता है, साथ ही साथ निर्देशन भी दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है। वो है आपकी असंतोष की भावना, फीलिंग ऑफ अनसेटिस्फैक्शन, ठीक है, ये जो है वो आपकी अनुशासनहीनता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम के अनुसार इनमें से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है। अनुशासन का प्रकार दमनात्मक होता है, प्रभावात्मक होता है, मुक्त्यात्मक होता है, लेकिन निरंकुश अनुशासन ये जो है अनुशासन के प्रकार में नहीं आता है। नेक्स्ट आपका आता है निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है। पारिवारिक कारण नहीं है वो है आपका संविधान का उल्लंघन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 20 प्रशिक्षण में अनुशासन, आपका ये जो क्वेश्चन है आपका ये लास्ट ईयर ही आया है कि जो प्रशिक्षण में जो अनुशासन होता है वो कैसा होता है, सामाजिक होता है, लचीला होता है कि नेतृत्व होता है। एक्चुअली क्या है, ट्रेनिंग में जो अनुशासन होता है वे तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसमें आपका सही है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक था वो अनुशासन के ऊपर था। आगे आपके जो भी टॉपिक होंगे सबसे पहले पेपर 1 के ही मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगी, वो भी थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को मिक्स करके, जिससे कि आपके पूरा पेपर का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।